Good morning everyone, I am Gaurav and today we are going to start our next chapter, that is the staffing. Right, staffing chapter एक ऐसा chapter है जो कि काफ़ी हद तक close related है with the humans. देखिए, हम लोगों ने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, दैट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. राइट, सो जब हम लोग एक बार हर एक चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें पता लगता है कि हमारी कंपनी में कितने लोगों की हमें वैकेंसीज़ अभी भी खाली है जिससे फिल करनी है. राइट, या कहीं हमारी कंपनी में ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, ठीक है, या फिर हमें लोगों को हटाना है या लोगों को फिल करना है. तो जब भी हम लोगों को फिल करने के बारे में डिसीजंस लेते हैं तो वो डिसीजन किससे रिलेटेड होता है? आपका स्टाफिंग के. राइट, स्टाफिंग के अंदर हम लोग करते ही क्या है, हम लोग फिल करते हैं उन एम्प्टी पोजीशंस को जो कि हमारी कंपनी में अभी भी खाली हैं, जहाँ पे लोग वर्क नहीं कर रहे हैं. बट वी नीड ए परफेक्ट पर्सन एट दैट पर्टिकुलर जॉब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. राइट, तो स्टाफिंग का मतलब ही होता है कि हम लोग एक सही पर्सन को सही पोजीशन पे सही टाइम पे प्लेस कर दें ताकि फुल ऑन एंथुजियाज्म के साथ वो पर्सन वर्क करे और हमारी कंपनी का जो ग्रुप गोल है उसको अचीव करने में इनिशिएटिव ले. राइट, नाउ अगर स्टाफिंग फंक्शन प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए तो होता क्या है, बेसिकली अगर स्टाफिंग फंक्शन हम लोग अच्छे से करेंगे दैट मीन्स एक सही पर्सन सही पोजीशन पे होगा. तो वो जो सही पर्सन सही पोजीशन पे है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो मोराल है वो बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि जैसे वो जॉब चाह रहा था वैसे जॉब उसको मिली है. ठीक है, सेकंड थिंग उसमें क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो पर्सन जो है मोटिवेट भी होगा, वो पर्सन मोटिवेट भी होगा. अब मोटिवेट जब होगा तो उसका सीधा सीधा एक इम्पैक्ट क्या होता है कि वहाँ पे वो जो बंदा है वो उसी काम को काफ़ी ज़्यादा अच्छे वे में करने की कोशिश करेगा. उसको हर एक चीज़ को ज़्यादा समझाने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो उस काम को इंटरेस्ट लेके करेगा. ठीक है, सो पर्सन अच्छी तरह वहाँ पे काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है. ठीक है, कंपनी की और पर्सन की दोनों की सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा अगर वो पर्सन वहाँ पे प्लेस होता है तो. राइट, उसका मोरल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा. हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये सारे कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रॉपर स्टाफिंग होने से हमें मिल सकते हैं. राइट, अब इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टाफिंग जो है ये पार्ट है किसका? हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, या फिर मैं बोलूँ तो HRM का. ठीक है, सो HRM जो है ये बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो मैनेज करता है किसको? ह्यूमंस के साथ ह्यूमंस के साथ डीलिंग को. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि किसी भी कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट होता है. ठीक है, सो ये जो हमारा HR डिपार्टमेंट है ये बेसिकली करता क्या है? HR डिपार्टमेंट उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान रखता है जो कि हमारे ह्यूमंस के साथ, हमारी वर्कफोर्स के साथ किया जाएगा. ठीक है, जैसे कहीं हम हमारे वर्कफोर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उनके साथ मिसबिहेवियर तो नहीं हो रहा, क्या वो लोग प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं है, उन्हें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है. तो हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना और एम्प्टी पोजीशंस को फिल करना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा HR डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है. नाउ HR डिपार्टमेंट के अंदर एक सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि HR डिपार्टमेंट जो है ये बेसिकली हमारा जो है एक सर्टेन देखें, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के साथ डीलिंग करने के लिए बनाया गया है, किसी और चीज़ में ये ध्यान नहीं देगा, ना ही इंटरप्ट करेगा. ठीक है, अब क्योंकि स्टाफिंग जो एक फंक्शन है ये पूरी तरह से ह्यूमंस के साथ ही रिलेटेड है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एम्प्टी पोजीशंस को फिल करने की बात कर रहे हैं. तो HR डिपार्टमेंट में क्या करता है? एम्प्टी पोजीशन को फिल करता है. इसीलिए बोला गया है कि स्टाफिंग क्या है? अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है. नाउ HR डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है, मान लिया भाई. अब इसके बाद क्या होगा? एक डिफरेंस होगा, एक काफ़ी बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा. वो क्या होगा कि भाई हमारा जो HR डिपार्टमेंट है ये और क्या क्या करता है. देखिए, सबसे जो मेजर एक डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा दैट इज़ द रिक्रूटमेंट. क्या होगा? वो हमारा रिक्रूटमेंट. HR डिपार्टमेंट हमारा वर्क करता है रिक्रूटमेंट के प्रोस्पेक्ट पे. नाउ रिक्रूटमेंट होता क्या है? रिक्रूटमेंट होता है सिर्फ लोगों को, मतलब क्वालिफाइड पर्सन्स को सर्च करना, उन्हें हमारी कंपनी तक इनवाइट करना. रिक्रूटमेंट का मतलब ये कभी मत समझना कि लोगों को जॉब पे हमने लगा लिया है. रिक्रूटमेंट का सिर्फ एक सिंपल सा मतलब है, वो क्या है
कि हमने लोगों को इनवाइट किया है, हमने लोगों को सर्च किया है ताकि वो आएँ और अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म करें, हमें इंटरव्यू दें, हम उन्हें सिलेक्ट वगैरह सब बाद में करेंगे। तो ये सब ड्यूटीज़ होती हैं हमारे HR मैनेजर की, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, वो जो पर्सन आए हैं, ठीक है, वो सब आएंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा, अपनी जो जॉब है उसको वो एनालाइज करेगा कि भाई कौन कौन सी जॉब पोजीशंस एम्प्टी है, उनमें क्या क्या हमें स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत है, जो कि हम लोग सर्च करेंगे विद दैट पर्सन कि उसके अंदर वो सारी क्वालिटी उस जॉब से रिलेटेड है कि नहीं है, उसको हम मैच करेंगे। इंसेंटिव प्लान्स को बनाना कि भाई लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना वेजेस मिलेगा, उस सबको बनाना, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, यूनियंस जो लेबर हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, ये वर्क भी किसका होता है, हमारा HR डिपार्टमेंट का होता है। प्रॉब्लम्स को, हर एक प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, इन शॉर्ट ह्यूमंस के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको, चाहे वो सैलरी रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारे HR मैनेजर की होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हर तरह की सिक्योरिटी वो आपको प्रोवाइड करेगा, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो वर्क फोर्स पे हो, हर तरह की सिक्योरिटी वो आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ HR डिपार्टमेंट जो है ये टाइम के साथ साथ इसने खुद को इवॉल्व किया है, ठीक है। आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में क्या है, हम लोगों ने देखा था कि जो ज़मींदार काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चला करता था, ठीक है। सो ये जो ज़मींदार वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पहले काफ़ी ज़्यादा चलता था, जहाँ पे लोग बाग सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, कंपनीज वहाँ पे आने लग गई, वन रूफ सिस्टम वहाँ पे कंडक्ट होने लग गया, ठीक है। ट्रेड यूनियंस वहाँ पे बनने लग गई, ठीक है। अब ज़मींदार वाले सिस्टम से जब वहाँ पे वन रूफ सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे हम लोगों को क्योंकि ज़रूरत लगने लगी किसी ऐसे पर्सन की जो कि उन सारे ह्यूमंस को संभाले जो वन रूफ सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं। अब वन रूफ सिस्टम क्या होता है, वन रूफ सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ अ फैक्ट्री, जहाँ पे एक ही छत के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। सो वो जो है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हमने जिस पर्सन को बनाई, उस पोजीशन को बनाई, उसे क्या बनाई हमने, पर्सनल ऑफिसर। फर्स्ट पोजीशन पे हमने जो पोजीशन रखी, ज़रूरत को देखते हुए उसको क्या रखा हमने, पर्सनल ऑफिसर बनाया। और आगे जाके उस पर्सनल ऑफिसर को नाम बदला गया और उसको किससे बदला गया, विद द पर्सनल मैनेजर। नाउ अगर पर्सनल मैनेजर की मैं बात करूं तो पर्सनल मैनेजर के बाद जो पोजीशन आई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में, वो काफ़ी तेज़ी से ज़रूरत बढ़ती रही है। क्यों बढ़ती रही है, क्योंकि फैक्ट्री की साइज़ बढ़ती गई है। पहले जो है फैक्ट्रीज़ काफ़ी छोटी हुआ करती थी, लेकिन आजकल जॉइंट फैक्ट्रीज़ हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं जो एक ही बार में कई हज़ारों लोगों को वर्क प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्रीज़ की नीड हमें जब बढ़ने लग गई तो हमें एक पर्सन काफ़ी कम लगने लग गया जो कि इस पोजीशन को संभालेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम पर्सनली किसी एक मैनेजर के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, नाउ वी आर डिपेंड ऑन अ सिस्टम, ठीक है। एक पूरा सिस्टम हमें वहाँ पे बनाना पड़ेगा इतने बड़े वर्क फोर्स को संभालने के लिए। तो हमने क्या किया, उस पर्सनल मैनेजर की पोजीशन को रिप्लेस किया विद द नेम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, विद द नेम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। क्योंकि एक पर्सन सही पर्सन को सर्च करेगा, उसको जॉब पे लगाएगा, उसकी पूरी टीम मिलकर उसको ट्रेनिंग देगी, उसकी स्किल्स को डेवलप करेगी, प्रॉपरली वर्क पे असाइन करेगी। तो ये सारे काम करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज करी, नाम चेंज किया और नाम रखा गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। नाउ इसके बाद जो है टाइम के साथ साथ ये डेवलप होता गया, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्टाफिंग के अंदर भी, मैं बार बार एक वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ कि स्टाफिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ह्यूमंस को सही पोजीशन पे प्लेस करते हैं, खाली पोजीशंस को भरते हैं। यही काम हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी करता है, इसीलिए इसको किसके अंदर लिया गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर लिया गया है। नाउ स्टाफिंग, अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो स्टाफिंग की एक प्रोसेस होती है, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर एक बार में समझ में आ जाएगी तो आगे आपको दिक्कत भी नहीं आने वाली है बेटा, ठीक है। आप एक बात सोच के चलिए कि आपको एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, या फिर सपोज कोई एग्जिस्टिंग फर्म है आपके फादर की जो अभी भी रन हो रही है। अब आपको क्या करना है, उस एग्जिस्टिंग फर्म को आपको एक बार खुद ने आपने टेक ओवर किया, नाउ यू आर द डिसीजन मेकर इन दैट फर्म। आप एनालाइज करोगे, सही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको कुछ एक चीज़ एनालाइज होगी कि भाई आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली जो चीज़ आप एनालाइज करेंगे वो क्या करेंगे कि दैट यू नीड आप सबसे पहले एस्टिमेट लगाएंगे कि आपको मैन पावर की कितनी ज़रूरत है। तो आपके काम को आप क्या करेंगे बेटा, एनालाइज करेंगे कि मेरा जो वर्क है वो कितना है,
ठीक है। अब इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है, जो लोग हैं वो किस किस क्वालिफिकेशंस के होने चाहिए, एनालाइज़ करूँगा मैं। सपोज़ एनालाइज़ करने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है। अब जो 10 लोगों की ज़रूरत है मुझे, उसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, मैं रिक्रूटमेंट करूँगा। मैं क्या करूँगा, रिक्रूटमेंट करूँगा ना। रिक्रूटमेंट करने का मतलब होता क्या है, सिंपली हम सर्च कर रहे हैं, वी आर सिंपली सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। जो हम चाहते हैं, जिस तरीके का हम एम्प्लॉय चाहते हैं, उस एम्प्लॉय को हम सिंपली सर्च करेंगे और उसे हम स्टिमुलेट करेंगे कि भाई आप आइए और हमारी फैक्ट्री में आके या हमारी कंपनी में आके अप्लाई करिए, राइट। अब जब वो पर्सन आएगा, हमारी कंपनी में आके अप्लाई करेगा, तो उसका हम काफ़ी सारे तरीके से क्या लेंगे बेटा, टेस्ट लेंगे। तो ये टेस्ट लेना हुआ, ये क्या हुआ आपका सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब उसमें मैं टेस्ट लूँगा उस पर्सन का, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आप फैक्ट्री के अंदर से भी रिक्रूट कर सकते हैं, दैट इज़ द ट्रांसफ़र और प्रमोशन। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि फैक्ट्री के बाहर से एम्प्लॉयज़ को लें, तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। जैसे कि बाहर से तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं पर्सन को रिक्रूट करने के, जो हम लेटर आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग पर्सन आएंगे, वो सब अपना CV मुझे सबमिट करेंगे, ठीक है, रेज्यूमे मतलब हमें सबमिट करेंगे। रेज्यूमे सबमिट करने के बाद उन सारे रेज्यूमे को मैं एनालाइज़ करूँगा, पर्सन को मैं काफ़ी अलग अलग तरीके से उसको चेक करूँगा, उसके टेस्ट वगैरह लूँगा, उसमें से फिर जो बेस्ट पर्सन है उसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। तो रिक्रूटमेंट के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, आपका सिलेक्शन, ठीक है। सही पर्सन जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सही है, उसे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। नाउ पर्सन को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उस पर्सन को एक सही पोजीशन पे प्लेस करने के लिए हम लोग करेंगे स्टार्ट, इनिशिएटिव लेंगे। अब उसको उसकी जॉब पोजीशन हमने बता दी है, तो सीधे ही उसको नहीं बोलेंगे कि आप उस जॉब पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके बैठ जाइए और अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, हम उसे क्या देंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू निकालेंगे ना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम लोग कंपनी के जितने भी वर्कफोर्स हैं या जितने भी मैनेजरियल स्टाफ हैं, उन सबसे एक छोटा सा गेट टुगेदर कराते हैं विद दैट एम्प्लॉय कि ये एक नए पर्सन है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारी कंपनी का हिस्सा है, इन्हें हम लोग ला रहे हैं हम हमारी कंपनी की फैमिली में, और इन्हें अब से हमारे साथ ही काम करना है। ये सर ये हैं, ये सर ये हैं, सबसे इंट्रोड्यूस कराना सिंपली, दैट इज़ द काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब प्रॉपर पर्सन को प्लेस कर दिया, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हो गया, तो सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या हुई, हमारी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। नाउ अब जब ये चीज़ हो जाती है, सब कुछ आपको आपकी जॉब पोजीशन बता दिया है कि भाई ये आपका ऑफिस रहेगा, आपको सबसे गेट टुगेदर भी करा दिया। अब आपको इमीडिएटली पूरा का पूरा वर्क नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है कि एक फ्रेशर हो, आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज कम हो, तो आपको क्या दी जाएगी, उस जॉब के रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्क रिलेटेड सब कुछ समझाया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग के साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी ट्रेंड पर्सन हैं, सो आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है कि आपको आपकी पोजीशन से ग्रो करना, आपकी नॉलेज को बढ़ाना, हो सकता है आपको प्रमोट भी कर दिया जाए, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, आपके डेवलपमेंट में आती है। ट्रेनिंग में सिर्फ लर्निंग पार्ट आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेज क्या हुई, ओरिएंटेशन के बाद आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ इसके बाद क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को उसकी वर्क के अकॉर्डिंग प्रमोशंस नहीं मिले, उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको अप्रेज नहीं किया जाए, तो क्या होता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, हम लोग विद द गिवन पैसेज ऑफ टाइम, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फ्रिक्वेंटली वो अच्छा वर्क कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रमोट करेंगे उसकी जॉब के लिए, उसको हम लोग उसकी परफॉर्मेंस के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, अप्रेस करेंगे। सिर्फ प्रमोशन ही यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन प्रमोशन के अलावा और भी काफ़ी सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिससे भी पर्सन क्या होता है, उसको अप्रेजल मिलता है, ठीक है। नाउ जब उसको अप्रेस किया जाए, उसको शाबाशी मिल जाए कि भाई नहीं ये पर्सन है, इसने काम अच्छा किया है, या जैसे ये पर्सन जो ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, तो इन सब नामों से हम लोग उसको जब किया है सब कुछ, तो उसको प्रॉपर अप्रेजल मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रमोशन एंड करियर प्लान बनाएंगे। जैसे आप किसी भी कंपनीज़ को जब ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि भाई आप 3 साल जो है, 3 साल के बाद इस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे, या आपका 3 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा। एक पूरा करियर पाथ होता है हर एक कंपनी के अंदर, ठीक है। वो इनिशियल स्टेज पे आपको बता दिया जाता है।
तो वो सब हम लोग क्या करेंगे, उस पाथ को वहाँ से निकालेंगे, उसको सर्च करेंगे, उसके अंदर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, इज़ इट क्लियर नाउ? नाउ जब प्रमोशन और कैरियर प्लान हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन वी आर फोकस ऑन द कंपनसेशन पार्ट। कंपनसेशन पार्ट क्या होता है? इट इज़ अ वर्क जो कि HR वर्क आपका करेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलती है, सैलरीज एंड वेजेस को डिसाइड किया जाएगा कि आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या आपको वेजेस में मिलने वाली है, वो सब आपको टाइमली अनाउंस कर दिया जाएगा कि भाई आपकी ये सैलरी है, ये आपका वर्क है। ये सब इनिशियल स्टेजेस में आपको नहीं बताया जाता है, ये सारी की सारी स्टेजेस विद ए गिवन पैसेज ऑफ टाइम ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो आपको क्या किया जाएगा, आपको पूरा कंपनसेशन के बारे में बता दिया जाएगा कि आपकी ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, इतनी आपको सैलरीज मिलने वाली है। जब वो सब कुछ हम लोग क्लियर कर देंगे, सो आपका रिक्रूटमेंट का आपका सिलेक्शन, आपका स्टाफिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट जो स्टेज है आपका स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर, वो क्या आती है, आपकी कंपनसेशन। ठीक है, टोटल 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपकी स्टेजेस का नाम क्या क्या था? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन द रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, then placement and orientation, then training and development, then 6th is performance of appraisal, then promotion and career planning, and then compensation। ये पूरी 8 स्टेजेस आपको लाइन बाय लाइन ही याद करनी है और ऐसे ही स्टेज बाय स्टेज आपको एग्ज़ाम्स में लिखनी है। ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हो जाएगी तो आपके मार्क्स भी ऊपर नीचे हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। This is for the today's video. In the next upcoming video we will start with the recruitment part और उसके sources वगैरह सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thank you for today. Have a great day.